हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर सीके यादव आज आपको हिंदी के बारे में लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी जो है वो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अभी जो एग्जाम चल रहा है सीटेट में तो हिंदी का जो पैसेज वगैरह ज्यादा आते हैं, बट आने वाला जो है यूपी टेट 23 जनवरी को, उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होगा। वर्णमाला हम स्टार्ट करेंगे तो वर्णमाला का जो, क्योंकि सीटेट में वर्णमाला ज्यादा नहीं आती, एक आध क्वेश्चन आता है, तो हिंदी हम पढ़ेंगे। हमारी एक्सीलेंट क्लासेस जो है इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं बबराला में, डिस्ट्रिक्ट संभल में, तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ आप ये हिंदी का वीडियो है, इसके बाद लगातार वीडियो आते रहेंगे और यूपी टेट की आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हम कराएंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी। हिंदी जो है वो क्या है? हिंदी एक भाषा है, बहुत सारी भाषाएं होती है, उनमें से हिंदी जो है वो एक भाषा है। हिंदी जो है इसके दो भाग होते हैं, एक हिंदी साहित्य होता है और एक हिंदी व्याकरण। जो व्याकरण होता है इसी को बोल देते हैं सामान्य हिंदी, और ये होता है साहित्य, लिटरेचर। कोई भी भाषा होती है उसका एक व्याकरण होगा और उसका साहित्य होता है। साहित्य जो होगा वो गद्य और पद्य में होता है। गद्य जो होता है वो प्रोज, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इसे बोल देते हैं प्रोज, ये होता है पोइट्री। तो गद्य और पद्य दो प्रकार होते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्याकरण पर। व्याकरण का शुरू करने से पहले थोड़ा हिंदी के बारे में हम देख लेते हैं। हिंदी जो शब्द है ये दिया है ईरानियों ने, ध्यान रखना, ईरानियों ने, क्योंकि ईरान का पुराना नाम है फारस, तो फारसी लोगों ने भी कह सकते हैं, फारस के लोगों ने इसका ये शब्द दिया है, तो ईरानियों ने दिया है। क्योंकि ईरानी यहाँ पर आए थे, सिकंदर वगैरह इतिहास में पढ़ा होगा, है ना, सिकंदर आते हैं, है ना, यूनान और ईरान से। तो यहाँ का जो भारत का जो पहले नाम था वो था सिंध प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये भारत जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के, तो सिंध से बना सिंधु। तो यहाँ के जो भाषा थी वो कहलाई सिंधी, यहाँ के जो लोग थे वो कहलाए सिंधु। ठीक, सिंधु के बाद फिर कहलाए हिंदू, क्योंकि ईरानी जो है वो सा को हा पढ़ते हैं, हा को सा, तो सा सिंधु से बना हिंदू, तो यहाँ के लोग हिंदू कहलाए। और हिंदू जो लोग हैं उनकी जो भाषा बोलने वाली है वो कहलाए हिंदी। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा हिंदी। तो नाम किसने दिया है? ये शब्द किसने दिया? ईरानियों ने। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया कंपटीशन में, ऐसा ही हो जाए पुलिस वगैरह, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाली जो भर्ती है लेखपाल की पैट के थ्रू, अब हो सकता है दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फारसी भाषा का ये शब्द है। अगर हम संविधान की बात करें कि संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो संविधान में जो अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूची, उनमें से 8वीं अनुसूची में हिंदी का जिक्र किया गया है, हिंदी का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? 343 का में। हिंदी जो है वो कौन सी भाषा है भारत की? ये राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार आया है। अभी कल भी आया था, कल जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा था हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, इस तरह से ऑप्शन दिए थे। तो राजभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो राष्ट्र ही नहीं है। संविधान में कहीं भी भारत का जो देश है इसका जो जिक्र है देश नहीं है, ये एक क्या है? ये एक राज्य है, ठीक है, तो राजभाषा होगी यहाँ पे, ठीक है। तो 343 का में इसका वर्णन है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं हिंदी दिवस। देखो, हिंदी दिवस दो होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक होता है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को, राष्ट्रीय नेशनल हिंदी डे। और इंटरनेशनल हिंदी डे की बात करें, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी। ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। हिंदी दिवस अंतरराष्ट्रीय अगर आएगा तो 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आएगा तो 14 सितंबर। अच्छा, हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। कोई भी जो भाषा होती है उसकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट होती है, जिसे लिपि कहते हैं। तो इसकी जो लिपि है वो देवनागरी, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी है, ठीक है, इसकी लिपि। अब बात करते हैं हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे भाषाओं से हुआ है। तो हिंदी की जो जननी है वो है संस्कृत। देखिए विकास देख लीजिए इसका।
संस्कृत जो है वो इसकी जननी है, संस्कृत से इसका जन्म हुआ है हिंदी का। तो उत्पत्ति कहां से होती है? संस्कृत से। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा भी है संस्कृत, ठीक। संस्कृत से फिर भाषा बनती है पाली। गौतम बुद्ध के समकालीन जो है वो पाली भाषा थी, क्योंकि गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश वगैरह पाली भाषा में है। संस्कृत से बनती है पाली, पाली से बनती है प्राकृत जो महावीर स्वामी के समकालीन है, ठीक। प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश को एक नाम और दे देते हैं सौर सैनी, सौर सैनी, ध्यान रखना। तो प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश या सौर सैनी, सौर सैनी से अवहट, अवहट के बाद फिर हिंदी का विकास होता है। और इस समय जो चल रही है वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको? आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो ये हिंदी का विकास है। तो जननी कौन सा हुआ हिंदी भाषा की? जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। इस तरह से हिंदी का ये विकास होता है। अब हम चैप्टर करते हैं, ये तो बेसिक जानकारी हो गई, ठीक। अब हम हिंदी का पहला व्याकरण का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साहित्य हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी काल वगैरह हैं, ठीक है, गद्य पद्य दोनों के, ठीक है, और ये कवि हैं इनकी रचना वगैरह उससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसको हम साहित्य को एक साथ अलग देखेंगे। अभी हम वर्णमाला व्याकरण स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर आता है वर्णमाला। वर्णमाला नाम से पता चल रहा है वर्ण प्लस माला। माला क्या होती है? एक श्रृंखला, एक समूह। तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह, एक ऑर्डर में होगा। पहले ये इसमें स्वर आएंगे, फिर व्यंजन आएंगे, सबका एक क्रम है, छोटा, उसके बाद बड़ा, आ, ई। तो ये एक व्यवस्थित समूह, ध्यान रखना है। तो वर्णों का या अक्षरों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। अब कुछ ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई की बात करें, हिंदी भाषा की सबसे छोटी या लघु इकाई वो होती है ध्वनि। जो भी हम बोलते हैं उसे, जो भी हमारे मुंह से जो ध्वनि, जो साउंड निकलता है, तो वो सबसे छोटी, उससे छोटी कोई भी भाषा की इकाई नहीं हो सकती। तो ध्वनि जो होती है वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। ऑप्शन में कभी कभी ध्वनि ना देके वर्ण दे देगा तो वर्ण लगा दो, ध्यान रखना। अगर दोनों दे दे, ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन देता है, तो कौन सा लगाओगे? फर्स्ट ध्वनि ही लगाओगे। तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब क्वेश्चन आता है रचना की दृष्टि से, ठीक है, रचना या फिर लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। तो रचना या फिर लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या फिर अक्षर। इसमें ध्यान रखना है, लिखने की दृष्टि से वर्ण या अक्षर। उसके बाद आता है भाषा की सार्थक इकाई। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा बस घुमाता है क्वेश्चन और आंसर चेंज हो जाता है, ध्यान से पढ़ना है। हिंदी भाषा की सार्थक इकाई ये होती है शब्द, या फिर अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द। अर्थ का मतलब है, तो वर्ण और अक्षर जो होते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता, मीनिंग नहीं होता। तो मीनिंग होता है किसी शब्द का, और शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द होता है। तो शब्द वही है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो। तो सार्थक इकाई आ जाए, या अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई तो होता है शब्द, ध्यान रखना है। उसके बाद भाषा की सबसे बड़ी इकाई आया तो वाक्य होगा। वाक्य से बड़ी कोई इकाई नहीं होती, सबसे बड़ी वाक्य होता है। वाक्य क्या होगा? कई सारे शब्दों को मिला के बनता है, समूह होता है शब्दों का, ये वाक्य होता है। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, ध्वनि से मिलकर बनता है वर्ण, और वर्ण से मिलकर बनता है अक्षर, और कई सारे अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द, और कई सारे शब्द से मिलकर बनता है पद, पद या पदबंध। उसके बाद बनता है वाक्य, और कई सारे वाक्यों को मिला के बन जाएगा, हिंदी में बोलेंगे गद्यांश या पद्यांश, और कई सारे गद्यांश या पद्यांश को मिला के पूरा एक कहानी, एक स्टोरी बन जाती है। तो ये हुई इकाई के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो होते हैं 11। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है स्वर कितने होते हैं, तो आंसर लगाओगे 11। कौन कौन से स्वर होते क्या हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब जिनको बोलने के लिए अन्य वर्ण या अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाते हैं स्वर। व्यंजन क्या होते हैं? ये स्वतंत्र नहीं होते, इनको बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ये व्यंजन होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, मुक्त रूप से बोले जाते हैं, बोलने के लिए किसी अन्य
अक्षर की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर या वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब लिखने के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये होते हैं 13 लिखने की दृष्टि से। क्वेश्चन आता है स्वर कितने होते हैं? तो आंसर लगाओगे 11, क्योंकि अंतिम जो दो स्वर होते हैं, ये स्वर नहीं कहते वैसे इनको, अंग और अह, इनको एक अलग नाम दिया है अयोग वाहक। ये अयोग वाहक कहलाते हैं। इसमें भी अलग अलग हैं। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, और अ को बोलते हैं अयोग वाहक। ये अलग अलग भी पूछ लेता अंग क्या है, अ क्या है। तो अनुस्वार और अयोग वाहक के ग्रुप को, कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? अयोग वाहक। अनुस्वार और सॉरी अनुस्वार अयोग वाहक, अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। विसर्ग तो ये अंग जो है अनुस्वार है और अह जो है वो विसर्ग है। तो इन दोनों को बोलते हैं अयोग वाहक। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये अलग कैटेगरी में है अयोग वाहक। इसलिए हिंदी भाषा में कितने स्वर आते हैं? होते हैं 11। आंसर 11 ही लगा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब इनका वर्गीकरण हम करते हैं। तो पहला वर्गीकरण करते हैं हम उच्चारण के आधार पर। पहला वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर। स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के उच्चारण के आधार पर। पहला होता है ह्रस्व स्वर। देखो कभी कभी अन्य नाम भी दे देता है, ह्रस्व ना देके ह्रस्व, दीर्घ, पुल्लस्व, ये बच्चे सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी इसी को घुमा सकता है। कैसे कहेगा? गुरु स्वर दे देगा। तो ह्रस्व, इनके उच्चारण के लिए कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उसे बोलते हैं हम ह्रस्व। इन्हीं को बोल देते हैं लघु। लघु मतलब कम समय लग रहा है उच्चारण में, तो लघु स्वर भी बोल देते हैं। मूल स्वर भी बोल देते हैं इनको। मूल स्वर क्या है? इन्हीं से मिलकर अन्य वो बनेंगे स्वर और व्यंजन तो बनते ही हैं। तो मूल स्वर भी बोल देते हैं। एक मात्रिक, क्योंकि इनमें एक मात्रा होती है, तो किसी भी नाम से दे सकता है, ठीक है। तो मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, एक ही मतलब है। तो ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। अ ई उ ऋ, 4 होते हैं, ये ध्यान रखना है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ। तो ह्रस्व स्वर होते हैं 4। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर बोलते हैं। अब दूसरा प्रकार आता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? दीर्घ मतलब होता है ज्यादा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो इनके उच्चारण में क्या होगा? अधिक समय लगता है कंपेयर टू ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें अधिक समय लगता है उच्चारण में। इसी को बोल देते हैं गुरु स्वर, गुरु स्वर, या फिर बोल देते हैं हम द्विमात्रिक, क्योंकि इनमें 2 मात्राएं होती हैं। इनमें एक मात्रा थी, इनमें 2 मात्राएं होती हैं, तो द्विमात्रिक, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। तो ये होते हैं, अब 4 ये हैं, बाकी के 7 जो बचे वो किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋ, ये आ जाते हैं दीर्घ स्वर। फिर तीसरा आता है उच्चारण के आधार पर अंतिम जो है पिलुष स्वर। पिलुष स्वर जो है इसका हिंदी में यूज नहीं होता है, संस्कृत वगैरह में यूज होता है। तो इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, सबसे ज्यादा। जैसे राम, इस तरह से इसको दर्शाते हैं, ऐसा करके 3 बार लिखते हैं, राम, ओम। तो ये जो होता है पिलुष स्वर होता है हिंदी भाषा में। अब इसका हिंदी में नहीं यूज होता है, चौपाई वगैरह हो गई है ना, संस्कृत वगैरह में इसका प्रयोग होता है, ठीक। तो ये होते हैं उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार, एक मात्रिक, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा द्विमात्रिक या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। तीसरा होता है पिलुष स्वर। सबसे अधिक समय किसमें लगता है? पिलुष स्वर में। सबसे कम किसमें लगता है? ह्रस्व स्वर में, ठीक। अब इसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर, मोस्ट इंपोर्टेंट है संयुक्त स्वर, ठीक। ये स्वर है, संयुक्त अक्षर, संयुक्त जो व्यंजन है वो अलग पढ़ेंगे, छत्रगंत्र, श्राप, ठीक है। ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर होते हैं 4। संयुक्त का मतलब क्या होता है? कंबाइन, मतलब जो एक से अधिक, मतलब 2 स्वरों से मिलकर बना होता है, उन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। 2 स्वरों से मिलकर बना होगा उसे बोलेगा संयुक्त स्वर। ये होते हैं 4, ए, ऐ, ओ, औ। अब ए जो होता है ये भी ध्यान रखना है, ए किस किस से मिलकर बना होता है? ए, इसमें होता है अ और ई, छोटा अ और छोटी ई। इन 2 अक्षरों से, इन 2 स्वरों से मिलकर बनता है क्या? ए। तो ये पहला है ए। आई जो है वो छोटा आ और ए, इसमें जो मात्रा है
ये किसकी है, ए की, तो इसमें ए आ जाएगा, और छोटा तो इसमें होता ही होता है, तो आ प्लस ए, इससे मिलकर बना होता है आई, ठीक है, बड़ी ए बोलते हैं जिसे। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है ओ जो है छोटा और ऊ, इससे मिलकर बना होता है ओ, और लास्ट है औ में जो होता है आ प्लस, इसमें है ये क्या है, ये ओ की मात्रा है ये, तो ओ, तो आ प्लस ओ, इससे मिलकर बनता है आ। तो संयुक्त स्वर होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसको आप ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए, और जो आने वाला जो टेट है उसके लिए हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू। आपको अगर ये अच्छा लगता है, आपको कुछ नॉलेज इससे मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।